समाचार क्यारी समूह की ओर से आयोजित इस मीडिया महाकुंभ के सभागार में उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, काफी सारे पूर्व के वक्ताओं ने काफी विषयों पर विस्तार से बताया है। यहाँ पर जिस तरह के महानुभावों को हम देख रहे हैं उसको देख के स्पष्ट है, बाकी कार्यक्रमों को भी हम अक्सर देखते हैं। अगर हम सारे कार्यक्रमों का, सारे संगठनों का, सारी संस्थाओं का विश्लेषण करें तो ध्यान में ये आता है कि पूरे देश में और अपने देश से बाहर भी दो तरह के संगठन काम करते हैं। एक संगठन है मास ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो अपने सिरों की संख्या के दम पर अपना काम चलाते हैं। ऐसे मास ऑर्गेनाइजेशन हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी कह सकते हैं, विभिन्न धार्मिक संगठनों को भी कह सकते हैं, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न व्यवसायों को लेकर के भी बहुत सारे संगठन अपने देश में, बाहर के देशों में किसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो वो सारे मास ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी श्रेणी में वो संगठन आते हैं जो क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, जो विशिष्ट वर्ग को लेकर के, विशिष्ट क्लास को लेकर के सिर्फ अपनी बात रखते हैं। उनके यहाँ सिरों की संख्या मायने नहीं रखती। जो मास ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी, वो कोई ना कोई एक अपना एजेंडा लेकर के, किसी एक कास्ट को लेके, किसी एक वर्ग को लेके, किसी एक व्यवसाय को लेकर के उनके हितों को उद्वेलित करते हैं। उनके स्वार्थ को उद्वेलित करना उनका काम होता है और उसके ऊपर जनता को लामबंद कर करके और सरकार के ऊपर अपना प्रेशर बना करके इस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली होती है। लेकिन जो क्लास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्लास ऑर्गेनाइजेशन में संख्या मायने नहीं रखती, उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों की गुणवत्ता मायने रखती है। इस सभागार में जो लोग उपस्थित हैं वो क्लास ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। समाज के लिए जो क्लास ऑर्गेनाइजेशन है वो समग्रता से समाज का चिंतन करते हैं। जो मास ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना स्वार्थ और अपने समुदाय का या अपने वर्ग का हित देख करके उसकी सारी बात करते हैं। लेकिन जो समाज का, हर समाज में, हर देश में कुछ न कुछ एक थोड़ा मास ऑर्गेनाइजेशन होता है। मास ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारे मुद्दों का वो, उसमें कोई कास्टिज्म, कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, कोई अपना व्यवसाय, कोई इसका व्यवसाय, कोई, वो ओवरऑल देश की चिंता करता है। तो ओवरऑल देश की चिंता करने वाले, ओवरऑल समाज की चिंता करने वाले ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी दो श्रेणियां होती है, एक है बुद्धिजीवी और दूसरे बुद्धिधर्मी। मास ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पे बुद्धिजीवी लोग ही काम करते हैं। बुद्धिजीवी लोगों को होते हैं जिनको भगवान ने सामान्य लोगों से ज्यादा टैलेंट दिया है, प्रतिभा दी है, और वो उस प्रतिभा के बल पे, उस टैलेंट के बल पे अपनी जीविका कमाते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन जो भी आज हम देखते हैं, जिनको इलीट क्लास के प्रोफेशन कहते हैं, वो बुद्धिजीवी क्लास पे आते हैं। वो अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी मेधा के आधार पर अपनी आजीविका कमाते हैं। वो उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे वकील हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का पेशा ही ये होता है कि वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के अपनी आजीविका, अपना कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धिजीवी के अलावा एक दूसरा वर्ग है बुद्धिधर्मी, जिनको भगवान ने इंटेलेक्चुअलिटी तो दी है, भगवान ने मेधा तो दी है, लेकिन उस मेधा का प्रयोग वो केवल और केवल अपनी जीविका कमाने के लिए नहीं करते, वो उसको धर्म के अनुसार काम करते हैं। धर्म का जो अर्थ है, जब सबसे बड़ी विडंबना है, हमें इसको रिलीजन नहीं समझना चाहिए। धर्म को हमने धर्म धार्यते इति, जो धारण करने योग्य है उसको हम धर्म कहते हैं, जो करने योग्य है उसको हम धर्म कहते हैं। जो एक्चुअल में करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कर्म योग। कर्म योग क्या है, जो काम करणीय है वो करना ही है। जिसकी जिम्मेवारी जो है, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग काम, अलग अलग व्यवसाय, जिसके जुम्मे जो काम है उसमें भी जो उसका विवेक जागृत होने के बाद उसको जो लगता है ये काम हमें करना चाहिए, और उस काम को फिर वो तसल्ली से करता है, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी प्रेशर के। जब वो विवेक जागृत होने के बाद कोई व्यक्ति काम करता है तो वो धर्म के अनुसार कार्य करता है। तो ऐसे बुद्धिधर्मी लोग यहाँ पर मुझे लगता है ये सारे पर उपस्थित है। आजादी का 75वां वर्ष अभी पूरा हुआ है या होने वाला है, तो देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है हमारे देश, अभी कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा देश 75 साल में कहाँ पहुंचा, तो हमें 75 साल के साथ देश की कोई तुलना नहीं है। 75 साल और देश के भारत का तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि देश की आयु 75 साल नहीं है। देश के
अलग अलग पड़ाव आए, देश के बहुत सारे संकट, बहुत सारे कालखंड आए, उन कालखंडों में बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारी विकृतियां आई, बहुत सारी व्याधियां आई, बहुत सारी बीमारियां आई, और उन विकृतियों पे, आपदाओं में एक काल वो भी आया जिसके कारण से हमने गुलामी झेलनी पड़ी, आक्रमण झेलने पड़े, या मतलब प्राकृतिक झेलने पड़े। हम जो एक हमारी कृत्रिम जो मतलब आपदा थी, दास था, गुलामी थी, उससे हम मुक्त हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश 75 साल का है। हमारा देश उससे भी पहले और उससे भी पहले और उससे भी पहले हमारा देश है। दूसरा, हमारे देश के बारे में जो गलत धारणा विकसित की, पढ़ाया गया, और वो और धारणा विकसित हुई कि देश के आम जनमानस में एक धारणा है कि ये देश सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम से ही चलता है। जब हम देश की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि जी उससे पहले तो हमारे यहाँ रियासत थी, उससे पहले तो हम छोटे छोटे इकाइयों में थे, उससे पहले तो हमारे देश था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही इसका सिर्फ एकीकरण किया है। ऐसा नहीं है। देश को हम जब तक पॉलिटिकल दायरे से बाहर नहीं देखना शुरू करेंगे तब तक हम राष्ट्र को समझ नहीं पाएंगे। राष्ट्र एक सनातन इकाई है, राष्ट्र एक पुरातन इकाई है, और राष्ट्र शुरू से ही एक रहा है। और जितने भी राष्ट्र के विभिन्न तत्व है, विभिन्न आयाम है, वो कोई 1947 के बाद डेवलप नहीं हुए, उससे पहले भी थे वो। अब उदाहरण के तौर पर अभी यहाँ बात हो रही थी डेमोक्रेटिक सिस्टम की, पत्रकारिता के सिस्टम की, आर्थिक सिस्टम की बात हो सकती है, न्याय व्यवस्था की बात हो सकती है। ये सारे के सारे जो देश के तत्व है, ये 1947 के बाद ही विकसित नहीं हुए। पिछली बार यहाँ पर मीडिया महाकुंभ था, उसमें मेरे को विषय दिया गया था कि आप पत्रकारिता के ऊपर बोलें। एक संक्षेप में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पत्रकारिता की ही बात करें, अभी कुछ साथियों ने कहा कि देश की आजादी में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन देश की आजादी से भी पहले, जब देश गुलाम भी नहीं था, उससे भी पहले हम किसी भी कालखंड में देखें, पत्रकारिता का हमेशा ही योगदान रहा है इस देश के विकास में भी और इस देश की संचार व्यवस्था में भी। हम अभी पीछे बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे उनका प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन हुआ, और अध्ययनों से ये साबित हुआ कि जो देव ऋषि नारद थे, वो इस ब्रह्मांड के, इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड के पहले पत्रकार थे। वो सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का संप्रेषण और सबके हित की खबर, और अगर किसी को एक समय में ये भी लगे कि ये बात कड़वी है, वो भी कह करके सूचनाओं का संप्रेषण इस प्रकार से करना कि मतलब सबका हित हो, सामने वाले का भी उसका भी। तो अगर हम एक एक चीज पे विषय पर बात करेंगे, अर्थतंत्र पर, न्याय तंत्र पर, राजनीति, अब डेमोक्रेसी की बात यहाँ किसी ने कही, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप अगर जब रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा उस समय महाराजा दशरथ कहते हैं वशिष्ठ जी को कि अगर सभा की सहमति हो तो अगर सभा की सहमति हो तो राम का राज्याभिषेक करवाया जाए। यानी कि सभा की सहमति हो तो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं और मेरी आज्ञा का पालन करके आप राम का राज्याभिषेक करो। यानी कि सभा है और सभा का अगर निर्णय बहुमत से है तो राम का राज्याभिषेक आप करवाइए। तो एक राजतंत्र की व्यवस्था। इसी प्रकार जितने भी आयाम है देश के, उन सभी आयामों का हम उससे गहराई से चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो हम पाएंगे कि ये देश 75 साल का नहीं है, ये देश पुरातन है, ये देश प्राचीन है, और उस प्राचीनता को समझ करके हमें अपने देश की समझ डेवलप करनी चाहिए। बाकी हमने देश के लिए करना क्या चाहिए? देश के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहिए कि हमने देश के लिए कुछ कर सके, इसके काबिल बनाना चाहिए। हमने अपने आप को इस तरह से बनाना चाहिए, जैसे अभी छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको पता चलता है ये तेरी माँ है, तेरा फादर है, उसके बाद पता चलता है ये तेरे परिजन है। जैसे जैसे चेतना का विकास होगा, उसकी आत्मीयता का स्तर भी वैसे वैसे बढ़ता रहता है। कुछ लोगों की आत्मीयता का स्तर कहाँ रुक जाए, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है। लेकिन जैसे उसका सिर्फ ना परिवार से परिचय होता है, फिर उसको पता चलता है ये तेरे रिश्तेदार है, फिर पता चलता है ये तेरा पूरा गांव है, ये तेरा मोहल्ला है, फिर पता चलता है ये तेरी जाति बिरादरी है, फिर उसको पता चलता है ये पूरा देश तेरा है, फिर उसको पता चलता है पूरी मानवता तेरी है। और लेकिन बहुत से लोगों की चेतना का स्तर कहाँ रुक जाए, वो खुद तक सीमित रह जाए, उसके परिवार तक सीमित रह जाए, उसकी जाति के लोगों तक सीमित रह जाए, उसके व्यवसाय के लोगों तक सीमित रह जाए, या उसके देश के लोगों तक की चेतना का विस्तार हुआ है। तो हमें अपनी चेतना का विस्तार कहाँ तक हुआ है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। विषय काफी लंबा है, समय कम है।